हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा नया सेकंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो चुका है और अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 डीसी मशीन। तो आप सभी को पता है कि यार डीसी मशीन हो, ट्रांसफार्मर हो, चाहे इंडक्शन हो, चाहे सिंक्रोनस हो या स्पेशल मोटर हो, लगभग सभी का इक्वली वेटेज होता है। 5-6 क्वेश्चन हर टॉपिक में से आपको देखने को मिलते हैं फिक्स से। तो यहाँ पर डीसी मशीन जो है वो भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ट्रांसफार्मर अभी तक हमने पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं डीसी मशीन। डीसी मशीन तो आप हेडिंग लिखेंगे डीसी मशीन, लिखना हेडिंग डीसी मशीन। चलिए तो अपन बात करने वाले हैं डीसी मशीन के बारे में। डीसी मशीन, डीसी मशीन, और इसको हिंदी में अपन बोल के चलते हैं दीष्ट धारा मशीन। ठीक है, डीसी को बोलेगा दीष्ट धारा और मशीन को वो सिर्फ लिखेगा हिंदी के अंदर मशीन, दीष्ट धारा मशीन या फिर डीसी मशीन। अगर हम डीसी मशीन के अंदर बात करें तो डीसी मशीन, मशीन यहां पर ध्यान रखना, जब भी ये वर्ड मशीन लिखा हो ना कहीं पर भी, तो ये मशीन वर्ड एक डिवाइस से नहीं, दो डिवाइस से रिलेटेड होता है। और मशीन का मतलब होता है या तो जनरेटर की बात कर रहा होगा या मोटर की बात कर रहा है। चाहे देखो डीसी मशीन पढ़ रहे हैं, इंडक्शन भी मशीन पढ़ेंगे और सिंक्रोनस भी मशीन पढ़ेंगे ना। तो मशीन जहां पढ़ेंगे वहां दो पार्ट होगा हमेशा, एक मोटर और एक जनरेटर। तो ये जो मशीन वर्ड है, यहां पर भी ये जो मशीन वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान रखना ये मशीन वर्ड दो चीजों से मिलकर बना होगा। और वो दो वर्ड कौन कौन से हमारे पास में, एक होगा हमारे पास में जनरेटर और दूसरा हमारे पास में होगी मोटर। तो मशीन हमारे पास में मैंने क्या बोला, दो वर्ड होंगे। एक होगा हमारे पास में जनरेटर, जनरेटर हिंदी में भी क्या बोलते हैं, इसको जनरेटर ही बोलते हैं, जनरेटर, या फिर इसी को जनित्र भी बोला जाता है ना। और नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, मोटर। नेक्स्ट होगा मोटर, तो मोटर को वो हिंदी में मोटर ही लिखेगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डीसी मशीन एंड डीसी मोटर क्या काम करती है, डीसी जनरेटर क्या काम करता है। तो देखो आप सभी लोगों ने, आपने अपने घर के आसपास जनरेटर देखा होगा, शादी ब्याह में देखा होगा। जैसे लाइट चली जाती है तो आप बोलते हो ना कि यार भैया जनरेटर चालू कर दो। तो जनरेटर में चालू करने का मतलब क्या होगा, आपने देखा होगा वो एक हैंडल लेकर जाता है जिसको हम प्राइम मूवर बोलेंगे यहाँ पर, है ना। हैंडल को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मूवर। और वो क्या करेगा, जनरेटर की शाफ्ट को क्या करेगा, रोटेट करवाएगा। जैसे ही वो जनरेटर की शाफ्ट को क्या करेगा, रोटेट करवाएगा, आपको लाइट मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, उसने शाफ्ट को रोटेट करवाने का मतलब क्या किया, उसने उसको एक मैकेनिकल इनपुट दिया। शाफ्ट को रोटेट करवाने का मतलब टॉर्क दिया, और टॉर्क क्या है, एक इनपुट है, मैकेनिकल इनपुट, है ना। तो यहाँ पर जनरेटर में एक्चुअली करते क्या है, तो जनरेटर में हम मैकेनिकल इनपुट देते हैं और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो अगर आपसे बोल दिया जाए जनरेटर क्या काम करेगा, तो यहां पर लिख देना इट कन्वर्ट मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये क्या काम करेगा, ध्यान रखना, ये हमारे पास में मैकेनिकल को अपन हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा को, और इलेक्ट्रिकल को अपन बोलते हैं विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ना। तो ये क्या काम करेगा, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो कि क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोटर के बाद में, तो देखो आप अपने घर पर मोटर चालू करते हो, आपके पापा बोलते हैं कि यार मोटर चालू कर दे, आप क्या करते हो, स्विच का बटन दबाते हो। बटन दबाने का मतलब क्या हुआ, आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो और उसकी मोटर की शाफ्ट है वो घूमने लग जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोटर क्या काम करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो ये क्या काम करेगी, ध्यान रखना, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। तो ये क्या काम करेगा, ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने का काम करती है कौन, मोटर। तो चलिए अभी तक हमने दो चीजों की बात की, कौन कौन सी, एक हमारे पास में जनरेटर क्या काम करेगा, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। मोटर क्या काम करेगी, तो मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगी। तो मोटर और जनरेटर का हम बात करेंगे पहले, कंस्ट्रक्शन। तो देखो कंस्ट्रक्शन जो है वो आइडेंटिकल कंस्ट्रक्शन होता है, सिर्फ फ्रेम कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट होता है। बाकी अदरवाइज मोटर और जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो आइडेंटिकल होता है ना। तो यहां पर आप पॉइंट लिखेंगे, मोटर एंड जनरेटर हैज आइडेंटिकल कंस्ट्रक्शन, मोटर एंड जनरेटर हैज
जनरेटर हैज आइडेंटिकल कंस्ट्रक्शन। ध्यान रखना, मोटर हो या जनरेटर हो, उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास में क्या होता है, आइडेंटिकल, मतलब क्या होता है, एक समान होता है। तो अगर हमारे पास में इसका कंस्ट्रक्शन एक जैसा है, तो पहले अपन एक काम कर लेते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन की ही बात कर लेते हैं डीसी मोटर के। फिर हम बात करेंगे डीसी जनरेटर के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की बात करेंगे, फिर मोटर के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात कर रहा हूं डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो देखो, डीसी मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह का होता है, जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा आपको। तो ये डीसी मोटर जो है वो इस तरीके से बनती है। और डीसी मोटर में अगर आप यहां पर सबसे मेन चीज अगर आप देख रहे होंगे, ये हमारे पास में क्या है, कंस्ट्रक्शन यानी कि संरचना। ये है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, संरचना। चलिए, तो डीसी मोटर के अंदर अगर हम बात करें, तो देखो यहां पर डीसी मशीन में ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट आपको दिख रहा होगा। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको दिख रहा होगा। तो ये होता है पोल, है ना, ये साउथ पोल है, तो ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये हमारा नॉर्थ पोल है ना। यहां पर ध्यान रखना, जो पोल होते हैं वो अल्टरनेटिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं। क्या बोला मैंने, यहां पर अल्टरनेटिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होंगे। तो आप चाहो तो आप इनको साउथ नॉर्थ भी लिख सकते हो, या नॉर्थ साउथ भी लिख सकते हो, कैसा भी लिख सकते हो ना। तो मैं इसको यहां पर नॉर्थ साउथ कर देता हूं, समझना। यहाँ जो कंस्ट्रक्शन होगा हमारे पास में, तो ये पोल है, मान लो अगर नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास में क्या है, साउथ पोल है, और ये हमारे पास में क्या होगा, फिर से नॉर्थ पोल होगा, और ये हमारे पास में क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो यहां पर आप नंबरिंग ऐसा लिख दो कि ये है नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है, ठीक है। और ये जो पोल का पार्ट है ना, ये इतना सा पार्ट दिख रहा है, एक्चुअली ये पोल का पार्ट ऐसा होता है, ये पोल का कंस्ट्रक्शन होता है, ये पोल का कंस्ट्रक्शन होता है, ये इस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये जो पोल है, इसमें ये वाला पार्ट होता है, इसको अपन बोलते हैं पोल कोर, इसको हम बोलते हैं पोल कोर, और इसको अपन बोलते हैं पोल शू। क्या बोलते हैं अपन इसको, पोल शू। तो पोल के भी दो पार्ट होते हैं, ध्यान रखना, पोल कोर एंड पोल शू, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। देखो ये लिखा हुआ है पोल शू। पोल शू को हिंदी में अपन बोलते हैं ध्रुव शू। क्या बोलते हैं, ध्रुव शू। पोल कोर को ध्रुव कोर बोलते हैं, पोल कोर ही लिख देगा, पोल कोर एंड पोल शू। तो हर एक पोल के अंदर दो पार्ट होते हैं, पोल कोर पोल शू, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। ये हमारे पास में सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है ना, सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं योक। क्या बोलते हैं उसको, योक। तो ये सबसे आउटर कवरिंग, कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डीसी मशीन का जो सबसे आउटर कवरिंग, सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, वो हमारे पास में क्या होता है, योक। योक को वो हिंदी में क्या करेगा, हिंदी में या तो वो योक ही लिख देगा, नहीं तो ढांचा लिख देगा। फील्ड वाइंडिंग को वो क्या लिख देगा, ध्यान रखना, क्षेत्र कुंडली, क्षेत्र कुंडली, क्षेत्र कुंडली। शाफ्ट को वो शाफ्ट ही लिखेगा, पोल शू को वो ध्रुव शू लिखेगा, ध्रुव शू। ये आर्मेचर कंडक्टर को वो आर्मेचर चालक लिख देगा, कंडक्टर को क्या लिख देगा, ध्यान रखना, वो चालक। कम्यूटेटर को वो दिक् परिवर्तक लिखेगा, दिक् परिवर्तक। ये फील्ड पोल को क्या करेगा, क्षेत्र ध्रुव, या ओनली लिख देगा ध्रुव। तो ये हमारे पास में डीसी मशीन के और भी पार्ट्स होंगे इसके अंदर बहुत सारे, अभी हम बात करेंगे। तो जितना इन्होंने लिख रखा डायग्राम के अंदर वो अपन बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, हर एक डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे बाहर वाला पार्ट होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, योक। योक या फिर फ्रेम आप बोल सकते हो। तो फ्रेम कंस्ट्रक्शन मैंने बोला स्टेटर और सॉरी मोटर और रोटर में, मोटर और जनरेटर में, अगर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया कि मोटर और जनरेटर में किस चीज में डिफरेंस होता है, तो फ्रेम कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट होता है, बाकी अदरवाइज पूरा कंस्ट्रक्शन क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास में सबसे बाहर वाला जो पार्ट है डीसी मशीन के अंदर,
उसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, उसको हम बोलते हैं योग। तो आप हेडिंग लिखेंगे यहां पर योग, योग, और इसको हिंदी में भी हम क्या बोलेंगे, योग ही बोल के चलेंगे या ढांचा बोल के चलेंगे। तो योग क्या काम करता है, ध्यान रखना, योग जो बाहर वाला पार्ट होता है ना, वो एक हार्ड मटेरियल का बना होता है, क्योंकि बाहर से अगर कोई पत्थर गिर जाए, कुछ भी मैकेनिकल डैमेज हो, तो उससे भी हमें प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। तो अगर हमें बोल दिया जाए कि बताओ योग क्या काम करता है, तो योग किसी डीसी मशीन के अंदर मैकेनिकल प्रोटेक्शन का काम करता है ना, बाहर से जो मैकेनिकल डैमेज होगा, एक्सटर्नल डैमेज होगा, उससे प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो आप यहां पर पॉइंट लिखेंगे योग के बारे में, तो यहां पर लिखना है इसके अंदर, इट प्रोटेक्ट, it provide, it provide protection from, protection from external damage, external damage, हिंदी में लिख देना यह बाहरी क्षति से मोटर को बचाता है। एक्सटर्नल डैमेज को अपन क्या बोलेंगे, बाहरी क्षति या नुकसान, है ना। नेक्स्ट, दूसरा अगर हम पॉइंट बात करें, तो योग जो है आपसे बोल दिया जाएगा कि बताओ किस मटेरियल का बना होता है। तो योग स्मॉल रेटिंग मशीन में किसका बना होता है, ध्यान रखना, तो यहां लिखना इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ढलवा लोहा, है ना, कास्ट आयरन का बना होगा, ठीक है। कास्ट आयरन क्या बोलेंगे इसको अपन, ढलवा लोहा। नेक्स्ट, कास्ट आयरन कहां पर, ध्यान रखना, इन स्मॉल रेटिंग मशीन, स्मॉल रेटिंग मशीन। तो ध्यान रखना छोटी मशीन में यह कास्ट आयरन का बना होता है। अगर मैं बात करूं लार्ज रेटिंग मशीन, लार्ज रेटिंग मशीन, तो किसका बना होगा, वो बना होगा फैब्रिकेटेड स्टील, फैब्रिकेटेड स्टील। चलिए, तो दोनों वर्ड याद रखना, इन केस ऑफ स्मॉल रेटिंग मशीन ये कास्ट आयरन का बना होता है, और लार्ज रेटिंग मशीन में फैब्रिकेटेड स्टील का बना होगा हमारे पास में, है ना। तो फैब्रिकेटेड स्टील का बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखना जिस मोटर को हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं, वहां पर हम लेमिनेटेड स्ट्रक्चर, अच्छा अगर आपसे बोल दिया जाए कि डीसी मशीन में क्या योक लेमिनेटेड होता है क्या, तो आप आंसर बोलोगे नहीं, हम योक में कोई भी लेमिनेशन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं ना। तो यहां पर पॉइंट लिख देना, नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर पॉइंट लिख देना, योक इज नॉट लेमिनेटेड, योक इज नॉट लेमिनेटेड। लेमिनेशन का मतलब मैंने आपको बताया था पतली पतली लेयर, है ना, ऐसा नहीं होता है। ये हमारे पास में योग जो है पूरा एक मटेरियल का बना होगा, पतली पतली लेयर नहीं होगी। बट एक स्पेशल केस है, अगर आपसे कभी पूछ ले कि अगर जिस मोटर को हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन में यूज करते हैं, क्या बोला मैंने, जिस मोटर को हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन में यूज करते हैं, तो उस मोटर के अंदर हम क्या करते हैं, लेमिनेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना, द मोटर यूज्ड इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन, यहां पर लिखना in a motor used in power electronics application, power electronics application, power electronics application, laminated structure is used, laminated structure हम यूज करते हैं। एक स्पेशल केस है, क्योंकि यहाँ पर हार्मोनिक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, लेमिनेटेड स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रखना कहां पर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन में ना, लेमिनेटेड स्ट्रक्चर इज यूज्ड। तो ये नोट करके एक पॉइंट लिख देना, तो ये अलग है। बाकी अदरवाइज ध्यान रखना, इन जनरल अगर आपसे पूछे कि क्या योक में लेमिनेशन होता है क्या, आपका आंसर होगा नहीं, हम योक में कोई भी लेमिनेशन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट क्या होगा समझना, तो ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन है ना, यहां पर आपको बताऊंगा फ्लक्स लाइन हमेशा कहां से निकलती है, नॉर्थ से, और कहां पर एंड होगी, साउथ पर। यहां से नॉर्थ से फ्लक्स लाइन निकल रही है, तो ये फ्लक्स लाइन साउथ में जाएगी,
और इसमें भी साउथ में जाएगी। मतलब एक्चुअली जो फ्लक्स होता है ना, उसका हाफ ऑफ द फ्लक्स इस साउथ से जाता है और हाफ ऑफ द फ्लक्स यहां से जाएगा। ये फ्लक्स यहां से घूमते हुए फिर से नॉर्थ में आ जाएगा, यहां से फ्लक्स से घूमते हुए फिर से नॉर्थ में आ जाएगा। तो ये 5/2 फ्लक्स है और ये भी 5/2 फ्लक्स है, हाफ ऑफ द फ्लक्स ट्रेवल करेगा। अगर हम बात करें यहां पर, तो ये नॉर्थ है, ये भी यहां से नॉर्थ से भी 5 फ्लक्स अगर निकल रहा है तो 5/2 ऐसे होके आएगा और 5/2 ऐसे होके आएगा, है ना। तो ये 5/2 फ्लक्स होगा और यहां से भी 5/2 फ्लक्स होगा। तो अगर आपको यहां पर दिख रहा होगा, तो अगर मैं बात करूं एग्जाम में, एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान रखना कि योक में कितना फ्लक्स है। किसी भी एक लोकेशन पर अगर आप देखोगे तो किसी एक पॉइंट पर योक में कितना फ्लक्स है बताओ, 5/2 5/2 5/2 5/2। किसी भी एक पॉइंट पर बात कर रहा हूं मैं ना, तो किसी भी एक पॉइंट पर फ्लक्स कितना होता है, ध्यान रखना 5/2 फ्लक्स हमेशा हमेशा फ्लो होता है योक से, है ना। तो योग अगर आप 2 पोल का बनाओ, 4 पोल का बनाओ, 6 पोल का बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योग हमेशा 5/2 फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड कराएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां पर पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना योग के अंदर, योग के अंदर लिखना इट प्रोवाइड्स, योग के अंदर लिखना योग प्रोवाइड पाथ फॉर 5/2 फ्लक्स चलिए योग किसके लिए पाथ प्रोवाइड करेगा, ध्यान रखना योग जो है वो 5/2 फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड कराएगा हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, अगले पॉइंट पर, तो समझना नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारे पास में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में ये होगा कि ये जो पोल है ना, देखो ये जो पोल है नॉर्थ पोल, ये योग से जुड़ा हुआ है। तो योग से वो किसके थ्रू जुड़ा होता है, वेल्डिंग करके हम रखते हैं, बोल्ट लगाकर। तो ध्यान रखना योग हमेशा बोल्टेड रहता है, वेल्डेड नहीं रहता है ना। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि योग डीसी मशीन से, मतलब जो पोल होते हैं वो योग के साथ में क्या रहते हैं, वेल्डिंग करके रखते हैं या बोल्टेड। तो आपका आंसर क्या आएगा, बोल्टेड हमेशा रहेगा ना। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसके अंदर, द पोल्स आर रिमेन बोल्टेड टू योग, द पोल आर remain bolted to yoke। क्या होगा हमारे पास में, जो पोल होगा वो योक के साथ में क्या रहेगा, बोल्ट के थ्रू कनेक्टेड रहेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं आपको योक के बारे में पूछ सकता है। तो ये योक के बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं योक के बाद में दूसरे पार्ट पर, पोल के बारे में। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लिखेंगे पोल, नेक्स्ट आप लिखेंगे इसके अंदर पोल, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं ध्रुव। पोल जिसको हिंदी में अपन क्या बोल के चलते हैं, ध्रुव। तो अगर मैं पोल की बात करूं तो ध्यान रखना यहां पर ये जो पोल है ना हमारे पास में, ये पोल मैंने ऑलरेडी बताया कि पोल हमारे पास में क्या होंगे, पोल के अंदर 2 पार्ट होंगे। ये जो पोल हैं, इस पोल में क्या होता है एक्चुअली, पोल में यहां पर ये जो पोल है इसको अपन बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं पोल कोर, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं पोल कोर, पोल कोर। और इसे बोला जाता है पोल शू। क्या बोलते हैं अपन इसको, पोल शू। ठीक है, पोल कोर ध्यान रखना, ये जो पोल कोर है ना बेटा, इस पोल कोर पर एक वाइंडिंग होती है, इस पोल कोर पर एक वाइंडिंग होती है जिसको अपन बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। हिंदी में हमने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले क्षेत्र कुंडली। पोल कोर पर ध्यान रखना फील्ड वाइंडिंग होती है, और पोल शू में भी यहां पर एक वाइंडिंग होती है ना, पोल शू में भी ध्यान रखना यहां पर एक वाइंडिंग होती है, ये पोल शू में भी वाइंडिंग होती है। और ये जो वाइंडिंग है इसका नाम क्या होता है, ध्यान रखना, तो इस वाइंडिंग का नाम होता है हमारे पास में कंपनसेटिंग वाइंडिंग। क्या होती है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। चलिए, तो पोल के हमेशा 2 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट होंगे। चलिए समझना, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हमारे पास में जो पोल होगा उस पोल के अंदर 2 पार्ट होंगे, एक पोल कोर होगा और एक पोल शू हमारे पास में होगा।
पोल कोर पर फील्ड वाइंडिंग होगी और पोल शू पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग होगी, है ना। दोनों क्या काम करते हैं वो भी हम बात करते हैं, लेकिन यहां पर ये पोल किसका बना होता है ध्यान रखना। तो ये जो पोल बना होता है ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है हमारे पास में, पोल जो बना होता है वो सिलिकॉन स्टील का हमारे पास में बना होता है। तो पहला पॉइंट लिखना है इसके अंदर, इट इज मेड अप ऑफ, it is made up of silicon steel, it is made up of silicon steel। किसका बना होगा ध्यान रखना, ये सिलिकॉन स्टील का बना होगा। दूसरा यहां पर जो है ध्यान रखना, जो पोल शू होता है ना, उस पोल शू को अपन क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं। क्या करते हैं हम उसको, लेमिनेट करते हैं। तो अगर अगर ध्यान रखना आपसे कभी पूछा जाए कि लेमिनेशन हम किस में प्रोवाइड कराते हैं, तो लेमिनेशन हम पोल शू में ही प्रोवाइड कराते हैं। पोल कोर में कभी भी लेमिनेशन हम प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। क्या बोला मैंने, बट अगर आप देखोगे ना तो पीएस बिमरा के अंदर आप पढ़ोगे तो पीएस बिमरा में पता है क्या किया हुआ है, पीएस बिमरा के अंदर उसने लिखा हुआ है कि हमारे पास में जनरली पोल कोर और पोल शू दोनों, मतलब आपको लिखा हुआ कि नाउ डेज आजकल पोल कोर पोल शू दोनों को लेमिनेट करते हैं। और आगे उसने ये भी लिखा हुआ कि जनरली पोल शू को लेमिनेट किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में पूछा हुआ है बहुत बार कि यू लेमिनेशन किस किस में प्रोवाइड कराते हैं। तो ध्यान रखना पोल शू भी ऑप्शन में होता है, पोल कोर भी ऑप्शन में होता है, लेकिन आपको आंसर लगाना है ओनली पोल शू में ना। तो पोल शू में क्या होता है हमारे पास में, लेमिनेशन। लेमिनेशन मतलब क्या होगा, पतली पतली लेयर बनाई जाएगी इस पोल शू के अंदर यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट आप यहां पर लिखेंगे, द पोल इज मेड अप ऑफ, लिखना द पोल इज मेड अप ऑफ, पोल इज मेड अप ऑफ, यहां पर लिखना द पोल शू आर लेमिनेटेड, द पोल शू आर लेमिनेटेड, द पोल शू आर लेमिनेटेड। पोल शू के अंदर हम क्या करते हैं, लेमिनेशन प्रोवाइड कराते हैं। क्या बोलते हैं, द पोल शू आर लेमिनेटेड। लेमिनेशन क्यों प्रोवाइड कराते हैं, वही एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो आगे लिखना द पोल शू आर लेमिनेटेड रिड्यूस टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, ठीक है। तो पोल शू में हम क्या करते हैं, लेमिनेशन प्रोवाइड कराते हैं। और उसके अंदर अपन क्या करते हैं, क्यों करते हैं लेमिनेशन, तो ध्यान रखना एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। किसके लिए, एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर लेमिनेशन जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, अगले पॉइंट पर। और अगला पॉइंट क्या होगा समझना, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट हो चुका है। नेक्स्ट, पोल कोर पर कौन सी वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ऑन द पोल कोर, ऑन द पोल कोर फील्ड वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड, फील्ड वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड, फील्ड वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड। पोल कोर पर अपन क्या करते हैं, ध्यान रखना फील्ड वाइंडिंग प्रोवाइड कराते हैं। और फील्ड वाइंडिंग है ना कॉन्सेंट्रेटेड होती है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब एक पॉइंट पर ले जाके रख देना है ना। यहां पर अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, यहां पर अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो यहां पर जो फील्ड वाइंडिंग है ना, ये जो फील्ड वाइंडिंग है, देखो यहां पर लिखा हुआ फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग को उन्होंने ऐसा पार्ट बना रखा है। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन आर्मेचर वाइंडिंग देखो इस पूरे में, ये जो सर्कल सर्कल दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये पूरी आर्मेचर वाइंडिंग है। तो आर्मेचर वाइंडिंग पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, लेकिन फील्ड वाइंडिंग हमारे पास में पोल पर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। तो यहां पर आप पॉइंट लिखना है, इसके अंदर लिखना है यहाँ पर पॉइंट, ऑन द पोल कोर द फील्ड वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड, फील्ड वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द फील्ड वाइंडिंग इज एंड इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, एंड the field winding is concentrated। फील्ड वाइंडिंग जो है वो हमारे पास में क्या रहेगी, कॉन्सेंट्रेटेड होगी। नेक्स्ट पार्ट पर अगर हम बात करें
नेक्स्ट पार्ट पर बात करें तो हम बात करेंगे किसके बारे में, पोल कोर के बाद में हम बात करेंगे पोल शू। तो पोल शू पर अपन क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्लेस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, ऑन द पोल शू, ऑन द पोल शू, ऑन द पोल शू compensating winding is placed, compensating winding is placed, compensating winding is placed। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है वो हम प्लेस करते हैं। क्या करते हैं हम, कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है वो प्लेस की जाती है कहां पर, पोल शू के अंदर, पोल कोर पर हम नहीं रखते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि पोल सिलिकॉन स्टील का बना होता है, पोल शू में लेमिनेशन होता है, पोल कोर पर फील्ड वाइंडिंग होती है, वो कंसंट्रेटेड होती है, पोल पोल शू के अंदर कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है। अब ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करेगी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, पोल के बाद में फील्ड वाइंडिंग के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लिखेंगे फील्ड वाइंडिंग, लिखना फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। चलिए, तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर फील्ड वाइंडिंग के बारे में, फील्ड वाइंडिंग को अपन क्या बोलेंगे, क्षेत्र कुंडली। फील्ड वाइंडिंग किसकी बनी होती, कॉपर की बनाते हैं। सबसे पहली चीज, फील्ड वाइंडिंग किस मटेरियल की बनी होती है, ध्यान रखना, कॉपर की बनी होती है। तो आप यहां पर पॉइंट लिखना, द फील्ड वाइंडिंग इज मेड अप ऑफ कॉपर, द फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग इज, फील्ड वाइंडिंग इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ कॉपर, फील्ड वाइंडिंग इज मेड अप ऑफ कॉपर। फील्ड वाइंडिंग किसकी बनी होती है, ध्यान रखना, कॉपर की बनी होती है। और ये क्या होती है, ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेटेड होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिख देना, कॉपर की बनी होगी, और यहां पर लिख देना इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड। ध्यान रखना, डीसी मशीन में हर एक मशीन में दो पार्ट होते हैं, हर एक मशीन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। स्टेटर हमेशा स्टेशनरी पार्ट होता है, रोटर हमेशा रोटेटिंग पार्ट होता है। तो यहां पर जो स्टेटर वाला पार्ट है ना, ये फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पर रखी जाएगी। मतलब स्टेटर मतलब क्या हुआ, स्टेशनरी रहेगी, ये रोटेट नहीं होगी, है ना। तो यहां पर आप एक पॉइंट लिखेंगे, ईच मशीन इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, लिखना, ईच मशीन, each machine is consist of two part, consist of two part, each machine is consist of two part, one is stator, stator and rotor, stator and rotor, stator and rotor, full stop, आगे लिखना, stator is always stationary part, stator is always stationary part, stator is always stationary part, and rotor is always, rotor is always rotating part, rotor is always rotating part। ध्यान रखना, डीसी मशीन में मैंने क्या बोला, हर एक मशीन में दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। स्टेटर हमेशा स्टेशनरी पार्ट होता है और रोटर हमेशा रोटेटिंग पार्ट होता है। ठीक है, स्टेटर हमेशा क्या होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है, रोटर हमेशा रोटेटिंग पार्ट होता है। तो स्टेशनरी पार्ट हमारे पास में होगा, रोटेटिंग पार्ट हमारे पास में होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो फील्ड वाइंडिंग कहां प्लेस्ड होगी, ध्यान रखना, स्टेटर पर, है ना। तो यहां पर पॉइंट लिखना, फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन स्टेटर, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन स्टेटर। फील्ड वाइंडिंग को कहां रखा जाता है, ध्यान रखना, फील्ड वाइंडिंग को हमेशा कहां रखा जाता है, स्टेटर पर रखा जाता है। फील्ड वाइंडिंग को हम हमेशा कहां पर रखते हैं, स्टेटर पर। रोटर पर आर्मेचर वाइंडिंग होती है, हम बात करेंगे आगे जाने के बाद में। तो ये फील्ड वाइंडिंग से रिलेटेड पॉइंट है, और भी बात करेंगे हम जब आगे 1 बाय 1 पढ़ेंगे। शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग में करंट, जो थिन वायर होता है, थिक वायर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स लार्ज होते हैं, स्मॉल होते हैं, सीरीज में क्या होता है, वो सब बात हम आगे जाकर करेंगे, और फील्ड वाइंडिंग के बारे में ना।
नेक्स्ट, इसके बाद में बात करते हैं फील्ड वाइंडिंग के बाद में नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास में कंपनसेटिंग वाइंडिंग। क्या होगा? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। चलिए, अगर मैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग की बात करूं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है वो कहां पर होती है? तो मैंने अभी आपको बताया, कंपनसेटिंग वाइंडिंग पोल शू पर होती है, पोल कोर पर नहीं होती है ना। तो यहां पर पॉइंट लिखना, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के अंदर इट इज प्लेस्ड ऑन पोल शू, इट इज प्लेस्ड ऑन पोल शू, प्लेस्ड ऑन पोल शू। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं समकारी कुंडली। क्या बोलते हैं हम इसको? समकारी कुंडली, समकारी कुंडली। चलिए, इसे पोल शू पर रखा जाता है। और दूसरा पॉइंट क्यों लगाते हैं, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन को भी मिनिमाइज करती है और कम्यूटेशन को भी इंप्रूव करती है। अब ये वर्ड अभी आपने जस्ट सुने हैं, ध्यान रखना, अभी एक्सप्लेन नहीं किया, हम जाके आगे जाकर एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट अभी एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा कुछ पार्ट हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं ना। तो ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करती है, तो यहां लिखना, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग मिनिमाइज, कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या काम करेगी हमारे पास में? मिनिमाइज द आर्मेचर रिएक्शन, मिनिमाइज द आर्मेचर रिएक्शन, मिनिमाइज द आर्मेचर रिएक्शन। कंपनसेटिंग वाइंडिंग ध्यान रखना आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज करती है, एंड साथ में और क्या करती है हमारे पास में? एंड इट इंप्रूव द कम्यूटेशन, इट इंप्रूव द कम्यूटेशन, इंप्रूव द कम्यूटेशन। कम्यूटेशन की जो हमारी प्रॉब्लम है उसको भी इंप्रूव करने का काम करती है। क्या बोला मैंने? कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर रिएक्शन को भी मिनिमाइज करती है और साथ में कम्यूटेशन को भी इंप्रूव करने का काम करती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, आगे जाकर हम एक्सप्लेन करेंगे। और आगे जाकर मैं ये पॉइंट भी बताऊंगा कि ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर के हमेशा सीरीज में लगाते हैं। अब कैसे लगाएंगे, जब हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, जब मैं आपको आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो उसके बाद में हम इसको पढ़ने वाले हैं डिटेल के अंदर। लेकिन अभी के लिए आप यहां पर पॉइंट लिखेंगे, यहां पर आप पॉइंट लिखेंगे कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज रिमेन कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर। लिखना, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज remain connected, remain connected, remain connected in series with armature, in series with armature, in series with armature। तो जैसे मान लो ये हमारा आर्मेचर होगा, हम आर्मेचर को ऐसा नोटेशन बनाएंगे और यहां पर इसके सीरीज में ही आर्मेचर क्या होगी? कंपनसेटिंग वाइंडिंग होगी। मतलब जो आर्मेचर करंट होगा ना, ये आर्मेचर करंट है, वही कंपनसेटिंग वाइंडिंग का करंट होगा। ये CW क्या है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो ये सब हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। अभी जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूं कंस्ट्रक्शन के अंदर कि ऐसे ऐसे पार्ट होंगे, ठीक है, और ये पार्ट ये काम करेगा। पर कैसे काम करेगा तो हम आने वाले 15 से 20 लेक्चर हम डीसी मशीन में यही पढ़ेंगे कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है, क्यों ऐसा ही काम करता है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, यहां पर ये है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। चलो, तो कंस्ट्रक्शन पर अपन आते हैं फिर से। तो देखो, हमने कौन से किसके बारे में पढ़ लिया? पोल शू के बारे में पढ़ लिया, फील्ड वाइंडिंग के बारे में पढ़ लिया, योक के बारे में पढ़ लिया, फील्ड पोल के बारे में पढ़ लिया, कम्यूटेटर के बारे में पढ़ना बाकी है और आर्मेचर के बारे में पढ़ना बाकी है। उससे पहले हम यहाँ पर एक और चीज की बात करते हैं कि यहाँ पर देखो, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ, एक नॉर्थ और एक साउथ है। इसमें अल्टरनेटिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं कि डीसी मशीन का जो कंस्ट्रक्शन है वो हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर होता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम में पूछा था कि हेट्रोपोलर कंस्ट्रक्शन किस में होता है, तो डीसी मशीन में होता है, क्योंकि नॉर्थ साउथ अल्टरनेटिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं इसमें। तो यहां पर पॉइंट लिख देना, डीसी मशीन हैज, डीसी मशीन हैज alternating north and south pole, alternating north and south pole
so it has heteropolar structure. इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर होता है। क्या बोला मैंने, इसमें हमारे पास में क्या होगा, हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं डीसी मशीन के अंदर। नेक्स्ट एक और चीज ध्यान रखना, डीसी मशीन में ये जो मेन पोल है ना, इन मेन पोल के बीच में भी यहां पर और भी पोल होते हैं। यहां पर पोल होता है, हर दो मेन पोल के बीच में एक छोटा पोल होता है, छोटी साइज का एक पोल होता है, जिसका नाम होता है इंटरपोल। इसका नाम क्या होता है, ध्यान रखना, इंटरपोल। इंटरपोल को हिंदी में अपन बोलते हैं अंतः ध्रुव। क्या बोलते हैं हम, अंतः ध्रुव। चलिए, तो मैंने क्या बोला, डीसी मशीन के अंदर क्या होगा, तो डीसी मशीन के अंदर हमारे पास में क्या होंगे, दो मेन पोल के बीच में एक स्मॉल साइज का पोल होगा, जिसको अपन बोलेंगे इंटरपोल या अंतः ध्रुव। तो नेक्स्ट पॉइंट आप यहां पर लिखेंगे, लिखना है इसके अंदर इंटरपोल, इंटरपोल क्या होगा, तो लिखना है इसके अंदर अंतः ध्रुव। तो इंटरपोल क्या होगा, एक स्मॉल साइज का पोल होगा, जो दो मेन पोल के बीच में रखा जाएगा। अब आप बोलोगे सर इंटरपोल की नीड क्यों है, तो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। कम्यूटेशन की प्रॉब्लम को इंप्रूव करने के लिए आर्मेचर जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो भी कम्यूटेशन की प्रॉब्लम को इंप्रूव करती है, लेकिन वो पूरा एलिमिनेट नहीं कर पाती है। तो इसीलिए उसको पूरा ओवरकम करने के लिए, रिमेनिंग पार्ट को ओवरकम करने के लिए हम इंटरपोल लगाते हैं ना। तो इंटरपोल जो है वो क्या, एक स्मॉल साइज का पोल है और दो मेन पोल के बीच में रखा जाता है ना। तो यहां पर आप पॉइंट लिखेंगे, यहां पर लिखना, इट इज प्लेस्ड बिटवीन द, इट इज ए स्मॉल पोल, it is a small pole which is placed which is placed which is placed between which is placed between the two main pole which is placed between the two main pole स्मॉल पोल विच इज प्लेस बिटवीन द टू मेन पोल, दो मेन पोल के बीच में रखा जाता है, ठीक है, इंटरपोल को। और नेक्स्ट पॉइंट आप यहां पर लिखेंगे, नेक्स्ट यहां पर पॉइंट लिखना, ये क्यों क्यों यूज करते हैं, तो यहां पर पॉइंट लिख देना, इट इज यूज्ड टू मिनिमाइज, इट इज यूज्ड टू इंप्रूव द कम्यूटेशन प्रॉब्लम, लिखना, इट इज यूज्ड टू इंप्रूव द कम्यूटेशन प्रॉब्लम। इट इज यूज टू इंप्रूव द कम्यूटेशन, है ना। कम्यूटेशन की प्रॉब्लम को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसे दो मेन पोल के बीच में रखते हैं ना। इंटरपोल को कहाँ रखते हैं, ध्यान रखना, मेन पोल के बीच में रखते हैं कम्यूटेशन की प्रॉब्लम को इंप्रूव करने के लिए। और यहाँ पर इंटरपोल की जो वाइंडिंग होती है ना, वो भी आर्मेचर के सीरीज में ही होती है ना। तो यहाँ एक और पॉइंट लिख देना, इसको आगे जाकर हम सब देखेंगे, बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो। यहाँ पर लिखना, द इंटरपोल वाइंडिंग इज रिमेन कनेक्टेड, the interpole winding is remain connected, the interpole winding is remain connected in series with armature, in series with armature. The interpole winding is remain connected in series with armature. तो इंटरपोल की जो वाइंडिंग है वो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्टेड रहती है। कहां पर रहेगी, ध्यान रखना, आर्मेचर के सीरीज में कनेक्टेड होगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, अगला पॉइंट हमारे पास में क्या होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में इंटरपोल की शेप कौन सी होती है, टेपर्ड शेप का होता है। एक और लिख दो, यहां पर लिखना है, द इंटरपोल हैज टेपर्ड शेप, इंटरपोल हैज टेपर्ड शेप, टेपर्ड शेप। इंटरपोल क्या होगा, टेपर्ड शेप का होगा, क्यों होगा, तो टू मिनिमाइज सेचुरेशन प्रॉब्लम, है ना, टू अवॉइड
द saturation problem. To avoid saturation problem. तो सेचुरेशन की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, इंटरपोल जो है वो टेपर्ड शेप का बनाते हैं। अभी देखो मैं आपको ये बताता हूँ फिर से कि अभी जो मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ ना, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग, हो सकता है आपको एक दो पॉइंट इनमें से समझ में नहीं आ रहे होंगे, बट हाँ ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको वहां पर सब कुछ क्लियर होगा। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, बट इन सभी को हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम कंप्यूटेशन को इंप्रूव करेंगे, अब कंप्यूटेशन को इंप्रूव कैसे करेगा तो हम कंप्यूटेशन में ही पढ़ेंगे। तो कंप्यूटेशन में इसके बारे में, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में, सबके बारे में हम फिर से पढ़ने वाले हैं, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट हमारे पास में आएगा, नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगी इसके बाद में, अभी कंस्ट्रक्शन का पार्ट और भी बचा हुआ है। अभी हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, कम्यूटेटर के बारे में, ब्रशेस के बारे में बात करेंगे कि ब्रशेस क्या होती हैं, ठीक है, कम्यूटेटर क्या काम करता है, ब्रशेस क्या काम करती हैं। अगर ये, लेकिन ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएगी, आर्मेचर वाइंडिंग, लेप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, बट ये सारी चीजें आपको तब समझ में आएगी ना जब हम क्या करेंगे, एक बार जनरेटर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल हम देखेंगे। तो पहले हम जनरेटर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और उसके बाद में हम देखेंगे हमारे पास में कि यहां पर जो है इसका रिमेनिंग जो कंस्ट्रक्शन के पार्ट है वो कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अभी फिलहाल के लिए अपन इस लेक्चर में यहां तक रखते हैं, क्योंकि हमारा नया टॉपिक जो शुरू करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, और वो होगा डीसी जनरेटर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, और वहीं से समझ में आएगा कि कम्यूटेटर, ब्रशेस और आर्मेचर वाइंडिंग का क्या काम होता है। क्लियर? चलिए, तो इसके आगे अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।